भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए, आप लोगों को पता होगा भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितने अनुसूची है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जाता है, यानी अनुसूची यानी भारतीय संविधान की अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में कितनी सूची है? 12। तो यानी बाकी 4 अनुसूची है वो क्या हुआ? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखिए इससे सवाल सीधे सीधी पूछा जाता है, इससे ज्यादा घुमा के सवाल नहीं पूछा जाता है। शेड्यूल करने का मतलब अनुसूची क्या है? एक तरह से लिस्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि इसमें क्या क्या है, स्पेशल प्रावधान किया गया है। तो आपको ये सीधे याद रखना है और कुछ इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है जो अनुसूची में किसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही हो जाता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान में 12 अनुसूची था। तो आपको तो पता होगा जो भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो यानी जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन की बात बता रहे हैं। उस दिन इसमें कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। लेकिन अभी जो है कितना हो गया? 12। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, संविधान में व्यवस्था की गई है संशोधन की व्यवस्था, और यह करके किया गया है क्योंकि पता है भाई जैसे जैसे समय आएगा तो बहुत सारी चीजें बदलाव करना आवश्यक है। कि समय परिवर्तन होता है तो सिस्टम भी बदलते रहता है ना। और अगर मान चलिए इतना कठोर कर देते संविधान तो कभी बदल ही ना पाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे अभी आप लोग देखिए, पहले क्या होता था? पहले पढ़ाई का तरीका होता था, जो हम लोग समय में जो बचपन में क्लास 3-4 में पढ़ते थे तो हम लोग लिखते थे। लिखना कैसे? एक पेन होता था बांस का और इंक डाल के लिखते थे, है कि नहीं? उसके बाद कई सारे बदलाव आए, फिर कॉपी कलम आया। नहीं, आजकल देखते हैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाई होने लगी है, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। बदलाव हो रहा है कि नहीं? या पहले मान के चलिए, पहले क्या होता था, जो बैंक की काम चलता था, बैंक केवल सब कैलकुलेटर में काम होता था। हम लोग कभी बैंक जाते देखते थे कैलकुलेटर के सारा अंक मिटा हुआ है, फिर भी बिना देखे वो नंबर डायल कर देता था या नंबर पूरा काउंट कर लेता था। आजकल तो सीधे आप कैलकुलेशन दे दीजिए, मोबाइल पे आपको कैलकुलेटर हो गया। तो समय बदल रहा है तो कानून में भी बदलाव आना चाहिए। इसीलिए संविधान संशोधन की व्यवस्था कर दी गई थी, जो अगर जरूरत पड़े तो समय के हिसाब से संविधान को बदला जा सके। ठीक है, तो 26 नवंबर को बना था संविधान और लागू कब हुआ था? अच्छा, तो 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। अच्छा ये बताइए, जो 26 जनवरी 2025 है तो ये कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? गणतंत्र दिवस बोल रहे, स्वतंत्रता दिवस नहीं बोल रहे। अरे गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी 1950 से ही मनेगा ना। तो देखिए उससे 75 तो आप जोड़ दीजिए, टोटल 50 उधर और 25 इधर। लेकिन एक 26 जनवरी को भी तो मनाया गया पहली बार, तो 76वां गणतंत्र दिवस होगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस 78वां क्यों कहते हैं? वो क्योंकि वो 47 से मनाया जा रहा है ना, इसीलिए याद रखिएगा। ऐसे आंख बंद करके 47 से नहीं जोड़ दीजिएगा। ये पहली बार 1950 में मना था, तो उसके हिसाब से आप जोड़िएगा। अगर याद ना रहे तो जोड़ दिएगा, 50 उधर 25 इधर, 75 हो गया। एक पहला तो होगा ही, है नहीं? और
अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? संविधान दिवस या विधि दिवस, किसी भी नाम से आएगा। अगर आएगा ये चीज, इसको हम लोग संविधान दिवस से भी बोलते हैं या आपको विधि दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूची थे, जो वर्तमान में बढ़ करके 12 हो गए। तो आपको जो ये सारा अनुसूची जो है एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे पहली अनुसूची। ठीक है, तो पहले यहां तक लिख लीजिए। तो देखिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची। ठीक है, तो आपको पता है 8 तो सीधे सीधी है, लेकिन बाकी क्या है, 4 बाद में जोड़ा गया है। तो पहली अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, ये किससे संबंधित है? किससे? राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से। यानी पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से। और इस अनुसूची में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यानी पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य एवं क्या? राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित है। और इसमें क्या किया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो एक सवाल आप लोग बनाइए। सवाल है, भारतीय संविधान में भारत को किस किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी आर्यावर्त और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस किस नाम से जाना जाता है? क्यों? एक क्यों होगा? क्योंकि भारतीय संविधान में भारत के लिए 2 ही शब्द यूज किया गया है, भारत और इंडिया। देखिए हिंदुस्तान जो है ये खासकर जो दिल्ली सल्तनत लोग आए थे, खासकर तुर्की लोग, इन्होंने ही इसका नाम हिंदुस्तान रखा। ठीक है, आर्यावर्त पहले कहा जाता था, जब आर्य लोग यहाँ आए थे तो आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, लेकिन संविधान के अनुसार चलते हैं तो संविधान में भारत और इंडिया 2 ही नाम में है। तो ये सवाल भी 1-2 बार पूछा गया है, भारतीय संविधान में भारत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो सिर्फ 2 नाम है, भारत और हिंदुस्तान नाम की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। तो ये जो पहली अनुसूची किससे है? राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से है। और इसमें क्या गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यानी भारत क्या है? एक संघ है। ठीक है, संघ मतलब कई राज्यों को मिलाकर भारत बनाया गया। ठीक है, लेकिन भारत के राज्यों की खास बात है वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकता है। देखिए आप राज्यों को तोड़ सकते हैं, राज्यों का नाम बदल सकते हैं, राज्यों को जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए राज्यों का एक संघ है। आपने जाना ही है कैसे राज्यों को मिलाया गया है, किसके द्वारा मिलाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, देखिए इसी में जो है
अगर आप देखिएगा तो एक शब्द और जोड़ दीजिए इसमें। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली, एनसीआर। यानी एनसीआर का मतलब होता है, एनसीआर का नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें जो है दिल्ली, कुछ शहर जो है उत्तर प्रदेश के, कुछ शहर हरियाणा के, या कुछ शहर राजस्थान के भी इसमें शामिल किया गया। जैसे मान लीजिए राजस्थान, यूपी में देखिएगा मेरठ, फिर उसके बाद हो गया बुलंदशहर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। दिल्ली का होगा गुड़गांव, फरीदाबाद, ऐसे शहर शामिल हो गए हैं। हरियाणा है, ऐसे यूपी तो ये गाजियाबाद भी तो यूपी ही है ना, लेकिन एनसीआर में है। तो आसपास के, इसलिए नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें दिल्ली के अलावा भी कुछ अगल बगल के राज्यों से क्षेत्र मिलाया गया है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र को, दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ये सब आपको पहली सूची के तहत ही जोड़ दिया गया, अलग से पढ़ने से अच्छा यही जोड़ दीजिए। पहली सूची क्या कहता है? इसमें राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, और इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यानी भारत के लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया है, दो नाम का, भारत और इंडिया। और ये क्या, एक संघ है, भारत एक संघ है, ये संविधान में कहा गया। और इसी में एक है 69वां संविधान संशोधन। ये 69वां लगाया गया इसलिए क्योंकि 69वीं बार संशोधन किया गया, इससे पहले 68 बार संशोधन हो चुका है। और इसके अनुसार जो है दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर घोषित किया गया। ये कई बार पूछा भी जाता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया घोषित? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। या ऐसे पूछ देगा कब किया गया है, तो 1991। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग जब पढ़ते हैं, आगे चल के पढ़िएगा, भारत के हिसाब से अगर चलते हैं, जब भारत की जनगणना होती है, शहरों की जनगणना, तो भारत के हिसाब से बम्बई एक पे आता है, उसके बाद दिल्ली आता है। लेकिन विश्व की जनगणना के हिसाब से चलते हैं तो पहले दिल्ली आ जाता है और फिर बम्बई आता है। ऐसा क्यों बताइए? जब भारत का जनगणना होता है, राज्यों का, शहरों का जनगणना होता है, तो उसके हिसाब से बम्बई दिल्ली से ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन जब विश्व स्तर पर जनसंख्या काउंटिंग होता है तो दिल्ली बम्बई से आगे निकल जाता है। भारत में जब जनसंख्या होता है कभी जो जितना जो क्षेत्र एनसीआर वाला क्षेत्र, गाजियाबाद जो भी आता है, वो सबको अलग स्टेट में ही मान लिया जाता है, उसको छाट दिया जाता है। सिर्फ दिल्ली के क्षेत्र को रखा है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भारत में जनगणना होगा तो दिल्ली के क्षेत्र को कौन करेगा? गाजियाबाद, मेरठ, ये सब जो क्षेत्र है, इस सबको, फरीदाबाद को छांट दिया जाता है, तो जनसंख्या कम हो जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे, यानी विश्व स्तर पे जनगणना होती है, तो उसमें एनसीआर को भी जोड़ दिया जाता है, और जब एनसीआर को जोड़ देते हैं तो जनसंख्या बम्बई से ऊपर चला जाता है। इसलिए डाटा में कभी गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। तो ये था आपका पहला अनुसूची, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरी अनुसूची।
ये लिखते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करके लिख दीजिएगा। दूसरी अनुसूची, यानी पहली अनुसूची तो यह है राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित है, और दूसरी सूची क्या है, सॉरी हाँ, इसमें क्या जोड़ दिया गया है, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी अनुसूची, ठीक है। तो यहां देखिए दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से। ठीक है, यहां विशिष्ट पदाधिकारी करने का मतलब कौन होंगे, कौन होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, न्यायाधीश, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक इत्यादि। यानी दूसरी अनुसूची में कहा गया है जो भी विशिष्ट अधिकारी है या पदाधिकारी है, ठीक है, उसका क्या वेतन होगा, क्या भत्ता होगा, क्या पेंशन होगा, इसकी चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है, वेतन तो आप समझ रहे हैं, जो इसका क्या सैलरी होगा, भत्ता यानी उसको क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या दी जाएगी, जैसे मतलब महंगाई भत्ता हो गया, फिर घर की सुविधा हो गई, बाकी जो उसका कार्यकाल के समय सुविधा दी जाएगी। अब पेंशन तो आप समझ ही रहे हैं। तो दूसरी अनुसूची जुड़ी हुई है विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। ऑन है, देखिए अभी हमने क्या किया था, विशिष्ट पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन से लिखा होता, लेकिन इस तीसरी अनुसूची में किससे जुड़ा हुआ है, विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ एवं किससे जुड़ा हुआ है, सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। वो दिख रहा है ऊपर वाला, हाँ, ये किससे जुड़ा है, विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ एवं सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ है। ये वही विशिष्ट पदाधिकारी है जिसका वेतन भत्ता का शामिल हम किए थे। तो याद रखिएगा दूसरी अनुसूची किससे है, विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से, और तीसरी अनुसूची किससे है, विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ एवं सेवा शर्त से। उसका सेवा शर्त क्या होगा, उसकी शपथ क्या है, ये सब क्या है, उससे संबंधित है। अगला कौन सा है, चौथी अनुसूची।
यानी इसमें किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन एवं राज्यों के प्रतिनिधि। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से तथा राज्यों के प्रतिनिधि से। यानी ये कह रहा है राज्यसभा में कितने सीट होंगे और किस राज्य से कितने होंगे। ठीक है, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के चौथे अनुसूची में। देखिए आगे चल के पॉलिटी में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी वर्तमान बस इतना समझिए, जो हमारा जो संसद भवन है या हमारी जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और ये जो राज्यसभा है ये इसे उच्च सदन कहते हैं और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। लोकसभा जो निम्न सदन है उसका विघटन तब होता है या तो जब 5 साल हो जाए तब, या जब सरकार बहुमत खो दे तब। अब इस राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या होगी, किस राज्य से कितने होंगे, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? चौथी अनुसूची में। अच्छा, आप बता सकते हैं बिहार से कितना राज्यसभा सीट है? 16। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। कितना है? 31। तो ये सब चीज़ आगे भी देखने को मिलेगा, अभी बस इतना समझिए, राज्यसभा जो है ये हमारे संसद का उच्च सदन है, ये एक अस्थाई सदन है, यानी इसका विघटन कभी नहीं होता। हाँ, इसमें ऐसा है जो सदस्य जो है प्रत्येक मतलब हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची जुड़ी हुई है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से और राज्यों के प्रतिनिधि से। हाँ, अब देखिए 2 जो इंपॉर्टेंट आता है, एक है पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। ठीक है, देखिए ये दोनों जो अनुसूची है ये किससे जुड़ा हुआ है? अनुसूचित जाति से, यानी आदिवासियों से, यानी शेड्यूल ट्राइब से। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पांचवी अनुसूची में कह रहा है यह है अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। यानी पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन अपवाद में कौन है? चलिए इसको बाद में लिखते हैं, जब अंतर समझाएंगे तब। यानी कि अनुसूचित जनजाति एवं उन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, और छठी अनुसूची क्या है? जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों के ये दोनों पहले लिख लीजिए आप लोग।
5वीं और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति एवं क्षेत्रों से संबंधित, प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। और 6ठी अनुसूची किसमें है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हैं दोनों में अंतर क्या है? एक ही में क्यों रख दिया है दोनों को? हाँ, मतलब ये स्पेशल 4 याद रखिएगा। 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्य पूछा जाता है। जो 6ठी अनुसूची में किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बाकी जो अन्य राज्य है जहाँ पे SC ST रहते हैं उनके लिए कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है। क्या दोनों में सेम है? क्या कुछ अंतर होगा दोनों में? खाली जगह का अंतर, कोई अंतर नहीं होगा। देखिए ऐसे समझिए, दोनों अनुसूची के लिए जो है एक परिषद का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा, ऐसे इंग्लिश में है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी आदिवासी सलाहकार परिषद। यानी 5वीं अनुसूची हो या 6ठी अनुसूची हो, यह किससे संबंधित है? आदिवासियों या उसके क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बस अंतर इसमें क्या है? इसमें 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का विशेष दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी जो अन्य राज्य है वहाँ के आदिवासियों से संबंधित कौन सा है? 5वीं अनुसूची। अब देखिए क्या दोनों अनुसूची में कहा गया है एक आदिवासी सलाहकार परिषद होगा। ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, जिस राज्य में होगा तो उस राज्य के स्तर पर तो चुनना पड़ेगा ना, कितने आदिवासी है, कौन सा आदिवासी है, आदिवासियों की क्या समस्या है। तो इसके लिए एक सलाहकार परिषद होगा। अब ये जो सलाहकार परिषद है ये क्या करेगा? ये सुझाव देगा वहाँ के गवर्नर को। और सुझाव क्या देगा? जो भाई इस क्षेत्र को आप आदिवासी क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कीजिए। या तो हो सकता है जिला स्तर पे हो जाए, या किसी जिला को ही क्या घोषित कर दिया जाएगा? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, है कि नहीं? जैसे मान चलिए ये सहरसा जिला है। अब सहरसा जिला के 70% जो लोग हैं आदिवासी है, तो समझ लीजिए इसको मान, या 60%, तो इसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र। लेकिन अब पता क्या चला, सहरसा जिला का कई अनुमंडल है, यानी 10 ब्लॉक है, तो पता चला 2 ब्लॉक में संथाल है, 1 ब्लॉक में बिरहो है या कोल है, सब भरा पड़ा है। तो हो सकता है एक जिला में कई अनुसूचित क्षेत्र भी हो जाए। जिससे से समझे सहरसा जिला, सहरसा जिला में एक बख्तियारपुर भी है कि नहीं, और एक सौर बाजार भी है, और एक समझ लीजिए नवहट्टा। चलिए एक तो नॉर्मल हमको जिला को ही घोषित कर दिए क्योंकि जिला में एक ही तरह का जनजाति है। लेकिन पता चला सौर बाजार में संथाल भरा पड़ा है, यहाँ पे मुंडा भरा पड़ा है, और यहाँ पे माझी भरा पड़ा है। तो सौर बाजार को भी एक जोन क्षेत्र घोषित कर दिए। किसके लिए? संथाल के लिए। बख्तियारपुर को अलग घोषित कर दिए और नवहट्टा को अलग घोषित कर दिए। ठीक है। और इसके विकास के लिए इसमें प्रशासन चलाया जाएगा। और ये सुझाव कौन देगा? आदिवासी सलाहकार परिषद। किसको देगा? उस राज्य के राज्यपाल को। उसके आधार पे कानून बनेगा। हाँ, अंतर दोनों में क्या है? जो 5वीं अनुसूची है इसमें आदिवासी सलाहकार परिषद केवल सलाह देगा। अब उसके सलाह को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। अब जैसे मान चले बिहार में चलिए जमुई को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, सलाहकार परिषद करेगा, लेकिन उसके सलाह को गवर्नर या राज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है।
लेकिन जब इन 4 राज्यों की बात करते हैं छठी अनुसूची में, तो ये जो सलाहकार परिषद है ये कानून भी बना सकता है और इसमें स्पेशल पावर दिया गया, इसके बातों को मानना आवश्यक भी हो जाता है। बस ये अंतर दोनों में है, परिषद दोनों में होगा, लेकिन छठी अनुसूची में आदिवासी सलाहकार परिषद को ज़्यादा शक्ति दी गई है। किसकी तुलना में? 5वीं अनुसूची के तुलना में। ठीक है, अंतर समझ रहे हैं आप लोग? इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछ दिया जाता है 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति एवं उसके क्षेत्रों के प्रशासन से। दूसरा सवाल पूछता है छठी अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह भी अनुसूचित जाति एवं उनके क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन केवल 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 याद रखिए। कभी कभी ऐसा दे देगा 4 में से एक ऑप्शन बदल देगा, लिख देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किसी में से छठी सूची नहीं शामिल किया है, तहत नहीं रखा गया है। तो ये चारों आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए एक और अनुसूची आज देख लेते हैं, तब देखेंगे 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची ऑन है क्या ना? ऑन है ना? चलिए ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने कितने अनुसूची देखे हैं? 6 अनुसूची। पहला अनुसूची है जो किससे संबंधित? राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंधित है, और इसमें हम लोग भारत और इंडिया 2 नाम से भारत को जानते हैं। दूसरी अनुसूची क्या है? विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ एवं सेवा शर्तों से संबंधित है। चौथी अनुसूची किससे है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन एवं राज्यों के प्रतिनिधि से। 5वां और छठा किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के क्षेत्र के प्रशासन से। लेकिन हाँ, छठे में एक विशेष है, केवल 4 राज्यों के लिए स्पेशल कर दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए 7वीं अनुसूची। देखिए आपको पता है भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू है। कौन सी शासन व्यवस्था है? विकेंद्रीकृत मतलब शक्तियों का बंटवारा, और केंद्रीकृत मतलब केंद्रीकृत क्या? सेंटर। सेंटर यानी सारी शक्तियां एक में ही निहित हो। जैसे ऐसे समझिए, इस कोचिंग को समझिए, अगर मान लीजिए इस कोचिंग का सारा निर्णय हम खुद ले लें, ठीक है, यानी क्या करना है नहीं करना है, क्या पढ़ाना है, हम ही पोस्टर चिपकाए, हम ही जाकर सब करें, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो जाए, इसको कहते हैं केंद्रीयकरण यानी केंद्रीकृत। लेकिन अगर हाँ हम इसको विकेंद्रीकृत कर दें, हम कुछ लोगों को चुन ले, भाई इसका काम है, अगर मेरे जगह पे ये भी चला गया तो ये काम कर सकता है, तो हम क्या अपने शक्ति का बंटवारा कर रहे हैं ना। यानी शक्तियों का जो बंटवारा होता है उसी को कहते हैं विकेंद्रीकृत, यानी शक्ति को बांट रहे। भारत में बांटा गया है केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे, है कि नहीं। अब तो पंचायत स्तर पे भी है, नगर पालिका स्तर पे भी है, तो उसके लिए हम लोग 11वीं 12वीं अनुसूची देखेंगे। तो इस 7वीं अनुसूची के द्वारा जो है,
जो शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। किस किस भाग में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी 7वीं अनुसूची के हिसाब से जो शक्तियों का विभाजन हुआ है कितने भाग में? 3 भाग में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी ऐसी कानून, ऐसे विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। यानी संघ सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र। राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा? राज्य, संबंधित राज्य। और समवर्ती सूची पे दोनों मिलके बनाएगा, केंद्र और राज्य। यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 भाग में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। अब देखिए, जब संघ सूची में संविधान बना था तो उस समय इसमें 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे। यानी संघ को, यानी केंद्र सरकार को 97 मुद्दों पे या 97 विषय पे कानून बनाने का अधिकार था। राज्य को कितने पे अधिकार था? 100 विषय पे, 66 विषय पे। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं, यह था मूल संविधान में। किसमें था? मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितना है? ये 97 से बढ़ के कितना हो गया? 100 विषय। ये 66 से घट के 61 विषय, एक बढ़ के 52 विषय। वर्तमान में केंद्र सरकार 100 विषय पे कानून बना सकती है। विषय का मतलब कैसे? मान लीजिए कृषि, कृषि पे कानून बनाने का अधिकार क्या है? किसको है? कृषि पे राज्य को। कृषि राज्य का मुद्दा है, तो ये एक विषय हो गया। स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य पे राज्य मुद्दा है ना। ये पुलिस राज्य के पास है ना। बिहार पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? राज्य कंट्रोल करेगा ना। दिल्ली का पुलिस केंद्र के पास है। हाँ, जैसे मान के चलिए रेलवे केंद्र का, विदेश केंद्र का, संचार केंद्र का, फिर मान लीजिए पोस्टल, पोस्ट ऑफिस, ये सब किसका है? समवर्ती। वन समवर्ती नहीं, शिक्षा समवर्ती में नहीं आता है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है। यानी बिहार सरकार शिक्षा पे कानून, अब मान लीजिए बिहार में जो कानून चलता है शिक्षा का, वो किसके हिसाब चलता है? बिहार सरकार का ना। तो ये सब एक विषय है। तो समझिए संघ सूची में कितने विषय हो गए? 97 से बढ़ करके 100। राज्य सूची में 66 से बढ़ के 61। ये घट क्यों गया? क्योंकि जब पंचायती राज आएगा तो कई विषय राज्य से लेकर के पंचायत और नगर पालिका को दे दिया जाएगा। और समवर्ती सूची में कितना हो गया? 47 से बढ़कर 52 हो गया। ठीक है, तो लिख